अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हम एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आज की वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस मैं रिमेनिंग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप सबसे पहले तो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रख लें, क्योंकि मैं साथ ही आपको मार्क करवा दूँगी। आप बुक पे टेक्स्ट बुक पे आप साथ साथ हेडिंग्स मार्क करते जाएँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड? डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। पहले इसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड क्या है। सो आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल बतानी है, फिर आपने डिस्कस करना है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देनी है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 60 पे टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड का। वहाँ से आपने ये मार्क करना है सबसे पहले तो, क्योंकि जो मेन टॉपिक है ये क्वेश्चन में वो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है। तो सेंट्रलाइज हेडिंग आएगी आयनिक बॉन्ड की, उसके बाद इसकी आ जाएगी डेफिनेशन। अगर आप बुक पे देखें तो आयनिक बॉन्ड वाला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट 2 लाइन्स में डेफिनेशन लिखी हुई है। यही डेफिनेशन है कि टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे ए कैपिटल लिखा हुआ है, ये वाला लेटर आपने स्मॉल लेटर यूज़ करना है, कैपिटल नहीं यूज़ करना। सो आयनिक बॉन्ड होता क्या है? ये ऐसा बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं उस बॉन्ड को जो कि 2 एटम्स के बीच में बनता है, जो कि उन दोनों एटम्स को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो कि कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो उन दोनों एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl की एक एग्जांपल है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है जब सोडियम और क्लोरीन एटम कंबाइन करते हैं और NaCl बनता है। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। अब साथ साथ आप बुक पे जहाँ पे आपको ये टेक्स्ट नजर आएगा, आप साथ साथ हेडिंग्स मार्क करते जाएँ। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबसे पहले तो हम सोडियम और क्लोरीन एटम्स की लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन कैसे बनते हैं और इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा। तो सिंपल जो सोडियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 Na, ये इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है नीचे 11। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये आप बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पे 2p मिसिंग है, यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1 आएगा। ठीक है, तो 2s2 के बाद यहाँ पे अपने 2p6 लास्ट में लिखना है। अब अगर आप इन सब की ये जो पावर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। इन सब इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप काउंट करें तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। 2 + 2 4 हो गए, उसके बाद 2p6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 हो जाएंगे, और ये लास्ट वाला 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम का हो गया। अब है एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17 होता है। इसके बाद आप इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे भी 2p6 मिसिंग है, इसमें आएगा 1s2 2s2, फिर 2p6 आएगा, उसके बाद 3s2 और 3p5 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम का जो S वाला है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, या आप कह सकते हैं कि पार्शली फिल्ड है। S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जबकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन में P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। एस में इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख के। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस का मतलब ये है कि आप किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट या फिर क्रॉस डाल के। अगर आपके पास एक एटम है तो आपकी मर्ज़ी, आप डॉट या क्रॉस को भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 एटम्स इकट्ठे करके शो कर रहे हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से शो करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से शो करेंगे। तो सोडियम का जो लास्ट शेल है वो 3rd शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के ऊपर यहाँ पे आपके पास 1 डॉट आता है। और क्लोरीन का आप देखें लास्ट शेल जो है वो 3rd शेल होता है, ये 3 वाला। ठीक है, इन दोनों को आप काउंट करें इलेक्ट्रॉन। 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p5 के 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 क्रॉस आप इस तरह से डालेंगे कि आप पेयर्स की फॉर्म में 2 ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, क्रॉस 2 साइड पे 2 नीचे, और जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, वो यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बात आप याद रखनी है कि किसी भी एटम को अगर उसका शेल स्टेबल होने के लिए उसको अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है,
8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में। अब इसको स्टेबल होने के लिए टोटल 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो बजाय इसके कि ये 7 ले, ये क्या करता है कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। इससे ये क्या होता है कि इसका जो लास्ट वाला थर्ड शेल होता है वो अब ख़त्म हो गया। अब इसका सेकंड शेल जो है वो इसका लास्ट शेल बन जाएगा, और सेकंड शेल जो होता है इसका कम्प्लीटली फिल्ड होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से क्लोरीन का अगर आप देखें तो सोडियम क्या करता है कि बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के ये क्या करता है अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। क्लोरीन की तरफ अगर आप आएँ तो क्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 कंप्लीट करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यही इन दोनों में होगा कि सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं उन एलिमेंट्स को जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। सोडियम भी यहाँ पे क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और पॉजिटिव आयन उसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे भी क्या, सोडियम को हमने क्या कहा कि ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स द एलिमेंट विच हैज़ एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, to gain electron, sorry. So it has tendency to gain one electron. Therefore they form positive and negative ions by losing and gaining electrons respectively. तो इस तरह से क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बना लेगा, क्लोरीन गेन करके नेगेटिव आयन बना लेगा। इस तरह से दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैस, और इनकी जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी वो वैसी हो जाएगी जैसे कि नोबल गैस की होती है। अब इसी बात को आप रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सोडियम है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक डॉट है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी है जैसे कि अभी हमने ऊपर देखी 1s2 2s2 2p6 3s1। जब ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो यहाँ पे क्या है, ये एरो के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन था जो वो लूज़ हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एटम से आयन में कन्वर्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया इसलिए +1 चार्ज आएगा। अब इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इस तरह से आएगी 1s2 2s2 2p6। इन सब के इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करें तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। 6 + 2 + 2 ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, ये नियॉन की है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है। तो आप देखें सोडियम आयन और नियॉन इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो गई है। नोबल गैसेस जो होते हैं वो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। ये ग्रुप नंबर 8 पीरियोडिक टेबल का अगर आप देखें, ग्रुप नंबर 8 उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैस कहते हैं और सब स्टेबल होते हैं, उनके वैलेंस शेल्स फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P कम्प्लीटली फिल्ड है, S भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ये वाला S भी कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये यहाँ से क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया वो ये इसको गेन करेगा। ये जब इसको ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और आप देखें यहाँ सारे क्रॉस थे 7 और 8th जो है 8वां यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है डॉट से रिप्रेजेंट करें। डॉट का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन किसका था, सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। अभी देखें इसका कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए -1 चार्ज आएगा। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या तो फिर सिंपल लिख दें Cl-1। अब देखें यहाँ पे जो एटम क्लोरीन एटम था इसके एटॉमिक नंबर 17 था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब आप 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इस तरह से आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 था, अब 3p6 हो गया। और ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 18 जो एटॉमिक नंबर है वो आर्गोन का होता है, तो इसलिए AR लिखा हुआ है जो कि एक नोबल गैस है, इसलिए ये भी स्टेबल हो गया। सो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि लॉस और गेन किस तरह से हो गया, आइंस बन गए। अब आइंस बनने के बाद स्टेबिलिटी कैसे आ गई, अटेनिंग स्टेबिलिटी की हेडिंग आएगी। By losing one electron from the outermost shell, sodium becomes Na+ ion and it is left with 8 electrons in the second shell which will now become its valence shell. एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद सोडियम जो है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया और इसका जो सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो अब इसका वैलेंस शेल बन गया। तो इस तरह से सोडियम ने स्टेबिलिटी गेन कर ली, किस तरह से, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑपोजिट हुआ क्लोरीन में। By gaining 1 electron, chlorine atom now has 8 electrons in its outermost shell and it becomes Cl- ion. It has 8 electrons in its valence shell. अब इसके पास 8 electrons हो गए, so chlorine attains stability by gaining 1 electron. अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी। अब दोनों आइंस बन गए हैं, दोनों स्टेबल हो गए हैं। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होती है। उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं उस अट्रैक्शन को जो कि दो ऑपोजिट आइंस के बीच में डेवलप होती है। यहाँ पे भी दो आइंस बन रहे हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी। बोथ ऑफ दीज एटम्स आर नाउ कन्वर्टेड इनटू ऑपोजिटली चार्ज आइंस। They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them.
यहाँ अब किस तरह से सोडियम आयन Na+ आयन था और फिर Cl- आयन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुई, NaCl कंपाउंड बन गया है और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये आयन्स से मिलके बना हुआ है तो ये आयनिक बॉन्ड है और इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ था क्लोरीन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो कंपाउंड बना है इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है और इस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम, सो दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट टॉपिक जो आयनिक बॉन्ड का ये इसमें आएगा, सिर्फ आप फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट 5 लाइन्स हैं वो आप इसमें चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसके अलावा कंप्लीट टॉपिक इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, how can you justify that bond strength in polar covalent compound is comparable to that of the ionic compound। यहाँ पे आपने अब बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। दो तरह के बॉन्ड्स यहाँ पे बताए हुए हैं, एक है पोलर कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड तो आपने देखा आयन्स के बीच में बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। दूसरा यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड हम कहते हैं उन कंपाउंड्स को जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके बीच में होती है। ठीक है, कंपाउंड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब ये कोवलेंट कंपाउंड दो तरह से होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जब दो एटम्स जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, और ये हर एक एलिमेंट की जो है वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू है। पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है इसका मतलब ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर दो ऐसे एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, दूसरा कम अट्रैक्ट करता है, तो इस तरह का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों का आंसर सेम होगा। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन बताया हुआ है कि कंपेयर आप करें पोलर कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक कंपाउंड के साथ, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है कि हाउ डज अ कोवलेंट बॉन्ड डेवलप्स आयनिक करेक्टर इन इट। कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर किस तरह से डेवलप होता है, मीन्स कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड आपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करना है, तो दोनों का आप सेम आंसर लिखेंगे। ठीक है, 2 और 4 क्वेश्चन जो है इन दोनों का सेम आंसर है और इसका जो आंसर है वो आपकी बुक के पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पे टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड का। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड एक्सप्लेन किया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ये वाला जो ये लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, यहाँ से लेके एंड तक जाएगा ये। ठीक है, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का आंसर है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग देंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। इफ़ पोलर का मतलब याद रखिएगा, पोलर का मतलब ये हैविंग 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं। कौन से पोल, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स की बात हो रही है। ठीक है, इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, इसमें 3 पॉइंट्स बताए हुए। पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के बीच में बनता है। लाइक इस तरह नहीं है कि एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, वैसे नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्लोरीन है, और हेट्रो एटम्स इनको कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। दूसरी बात क्या है इसमें लिखी हुई है कि देयर इज़ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तीसरी बात क्या है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बनता कैसे है फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड? दिस टाइप ऑफ bond is formed due to electronegativity difference between the covalently bonded atoms। ये कैसे बनता है? दोनों एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। किस तरह से कि वन ऑफ द एटम विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होगी, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, और जो अट्रैक्ट करता है वैसे नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि हमने क्लोरीन का देखा था, सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो उस पर माइनस चार्ज आया था, लेकिन यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा कि गेन, सिर्फ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है उस पर माइनस चार्ज आता है, लेकिन उस पर पार्शियल नेगेटिव कहते हैं उसको। यहाँ पे मैंने पार्शियल पॉजिटिव बाय मिस्टेक लिख दिया, पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आपने नेगेटिव लिखना है।
सो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और उस पर पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा. while the other bonded atom with the low electronegativity will develop partial positive charge. और जो दूसरा एटम है उससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इसलिए उस पर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा. दिस डेवलप्स पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड. इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. एग्जांपल आपके पास है HCl HF. HCl के अगर आप एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन का अटॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.2 और क्लोरीन की होती है 3.2. इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें तो इसका काफ़ी डिफरेंस आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है. दोनों ही आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा जो भी दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो दोनों शेयरिंग कर रहे हैं. प्लस का मतलब ये हो कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी. अब प्रोडक्ट देखें, एरो के बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सेंटर में देखें एक पेयर है, एक डॉट और फिर क्रॉस है. ये एक पेयर दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहे हैं. लेकिन क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देखें इसका ये जो पेयर है दो इलेक्ट्रॉन्स का, ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव साइन होगा. ये आपको साइन जो नज़र आ रहा है ये पार्शियलिटी को शो कर रहा है. पार्शियल का मतलब होता है ये हाफ नेगेटिव, कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है, और ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ. नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड. नेचर ऑफ बॉन्ड ये जो है टॉपिक ये इसी पेज नंबर 64 पे बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है. बाय यूजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू वाला इसी पैराग्राफ की यहाँ पे आपके पास अब हेडिंग्स बनेंगी. तो पहली हेडिंग आ जाएगी नेचर ऑफ बॉन्ड की. बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड आयनिक है, कोवलेंट है, किस तरह का है वो कैसे पता चलता है. बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट इन नेचर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के ज़रिए से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड दो एटम्स के बीच में जो बन रहा है वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा. किस तरह से पता चलेगा. आयनिक करेक्टर कैसे होता है. अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर आयनिक इन नेचर. ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में फ़र्क बहुत ज़्यादा हो. एक एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो फिर आयनिक बॉन्ड बनता है. ये जो आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताई इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए कोवलेंट है. ज़्यादा डिफरेंस का मतलब ये है कि 1.7 से भी ज़्यादा वैल्यू आ रही है. अगर इस H और Cl का आप डिफरेंस निकालें तो 1.7 से स्मॉल वैल्यू लेस आती है. और कोवलेंट करेक्टर कब होगा, जब कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हो. कंपेरेबल मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, या तो डिफरेंस हो ही ना या हो तो बहुत कम हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज आगे दिया है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट इज मोर देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन देम विल बी प्रीडोमिनेटली आयनिक बॉन्ड. अगर तो 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों एटम्स का तो फिर आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर कम आ रहा है तो फिर आपके पास प्रीडोमिनेटली कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एक्सप्लेन देयर बॉन्डिंग विद डॉट एंड क्रॉस मॉडल. 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होती हैं इनके बीच में किस तरह से बॉन्डिंग होती है, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है ये आपने बताना है, और फिर आपने इनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने हैं. ये भी आपकी बुक में आंसर इसका मौजूद है. पेज नंबर 62 पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की एग्जांपल दी हुई है, डबल में ऑक्सीजन की, और ट्रिपल में अगले पेज 63 पे नाइट्रोजन की एग्जांपल दी हुई है. लेकिन उसमें स्पेसिफिकली कोई इस तरह से लिखा नहीं हुआ कि इसमें ये बॉन्ड है, अलग से बस सिंगल, डबल और ट्रिपल की डेफिनेशन लिखी हुई है. लेकिन आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं. सबसे पहले तो आपने हेडिंग देनी है हाइड्रोजन की H2, और फर्स्ट पॉइंट में आपने बताना है कि इसमें बॉन्ड कौन सा बन रहा है. तो इट फॉर्म्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ईच हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हमने अलग अलग हाइड्रोजन एटम लिए, इसलिए एक के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से शो कर रहे हैं, दूसरे के क्रॉस से शो कर रहे हैं. प्लस साइन मीन्स दोनों के बीच में अब बॉन्डिंग होने लगी है. एरो के बाद अब क्या हुआ, इसका डॉट और इसका क्रॉस ये दोनों आपस में शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे सेंटर में पेयर की फॉर्म में आ जाएगा. तो एक पेयर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. पेयर का मतलब ये है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डॉट और क्रॉस ये एक पेयर है, तो इसका मतलब ये एक बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है. इसको आप इस तरह से सिंगल लाइन की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, और क्योंकि दोनों सेम एटम है इसलिए इसको H2 भी आप लिख सकते हैं. अगर 2 डिफरेंट होते तो फिर आप इसको 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे. यहाँ पे अब सेम है तो इसलिए H2 लिखेंगे. और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है ये भी इक्वल शेयरिंग होती है. इस तरह का जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि जिसमें दोनों सेम एटम हो, उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन की एग्जांपल आएगी. इसमें आप लिखेंगे इट फॉर्म्स डबल कोवलेंट बॉन्ड. ईच ऑक्सीजन एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 8.
8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके फर्स्ट शेल में जाते हैं और सेकंड शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जबकि आपको मैंने बताया कि स्टेबल होने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दोनों ही यहाँ पे ऑक्सीजन एटम हम ले रहे हैं तो दोनों की 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब भी 2 एटम्स जिनको अब 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये शेयर भी 2 ही करेगा आपस में। तो आपने अब इसके इलेक्ट्रॉन्स डॉट एंड क्रॉस के फॉर्म में जब लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको मैंने बताया था पेयर के फॉर्म में आपने लिखना है। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक पेयर ऊपर आया, एक पेयर नीचे, और ये साइड पे जो पेयर है ये शेयरिंग में इन्वॉल्व है। साथ वाले एटम ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से शो करेंगे, एक ऊपर पेयर, एक नीचे और एक पेयर साइड पे। ये जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं और रेड क्रॉस, ये शेयरिंग में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप देखें ये सेंटर में आ जाएंगे और 2 पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे वाला डॉट और क्रॉस और फिर ऊपर वाला डॉट एंड क्रॉस। तो दो यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको आप 2 लाइन से शो करेंगे, दोनों सेम एटम इसलिए O2 लिखेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की हेडिंग देंगे, आप बताएंगे कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इट फॉर्म्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि ईच नाइट्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रोजन एटम है 2। नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 7 में से फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, हमेशा 2 ही होते हैं फर्स्ट शेल में, और बाकी रिमेनिंग जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है 7 में से 2 फर्स्ट में चले गए और 5 रिमेनिंग जो है वो सेकंड शेल में जाएंगे। जबकि होने 8 चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसलिए ये 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। आप देखें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे देखें शेयरिंग जो है ये 3 ये वाला शेयर कर रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर रहा था, तो यहाँ पे सेंटर में 3 इसके डॉट और 3 इसके क्रॉस। तो अगर आप पेयर्स काउंट करें तो 3 पेयर्स बने, ये वाला डॉट एंड क्रॉस, फिर ऊपर वाला डॉट एंड क्रॉस, उससे ऊपर डॉट और क्रॉस, 3 पेयर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब 3 लाइन्स आप लगाएंगे, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों नाइट्रोजन आइटम सेम है, तो इसको आप इस तरह से N2 की फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो आपको 2 ऊपर डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं पेयर्स, ये लॉन पेयर को शो कर रहा है, ठीक है। आप लॉन पेयर डॉट एंड क्रॉस में तो आप इस तरह से शो करते हैं, लेकिन अगर आप इस फॉर्म में लिखें तो उसके लॉन पेयर आप डॉट डाल के ही शो करेंगे। यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन के ये जो आपके पास नीचे और ऊपर जो पेयर्स बन रहे थे ये भी लॉन पेयर है। लॉन पेयर का मतलब ये है कि ये बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व, तो ये भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर 2 डॉट और 2 डॉट नीचे, इसके भी 2 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे। अच्छा, तो नाइट्रोजन में इसका मतलब ये हुआ कि एक नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेम वैसा ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आई होप कि आपको आंसर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई या कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को जो भी हो इससे रिलेटेड, तो आप कोई भी क्यूरी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।